प्रत्येक रविवार प्रातः 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। आदाब नाजरीन, रंग तरंग में आप सभी का खैर मकदम है। कुछ नए रंग हैं मोहब्बत के, कुछ पुराने संभाल रखे हैं। हमने दिल की किताब में अब तक सारे वादे संभाल रखे हैं। जब माजी, हाल और मुस्तकबिल एक जगह सिमट कर आ जाते हैं तो जैसे तकमील का एहसास होता है, कुछ पूरा होने का। और हिंदुस्तान भी आजकल तकमील के इस एहसास का मजहर है, क्योंकि हिंदुस्तान की कदीम विरासत और सकाफत को तो हम फ़रोग़ दे ही रहे हैं, साथ ही साथ आज का भारत एक नए अंदाज में पूरी दुनिया को मुतासिर कर रहा है, आलमी नक्शे पर अपनी नई पहचान बना रहा है। ये जोश, ये जज्बा हमारे नौजवानों में साफ देखा जा सकता है। मुस्तकबिल की उम्मीद भी इस जज्बे को और हवा दे रही है। तो क्यों ना आपके साथ हिंदुस्तान के इस रंग, तरंग और उमंग का जश्न मनाएं इस बार। यूं सजा चांद के बदला तेरे अंदाज का रंग, यूं फिजा महकी के बदला मेरे हमराज का रंग। आज भारत के रंग भी कुछ बदले हुए हैं, कुछ और निखर गए हैं, कुछ और खुशनुमा हो गए हैं। हमारी कदीम विरासत और सकाफत को पूरी दुनिया पहचान रही है, जान रही है और इसकी आन बान शान कुछ ज़्यादा निखर गई है। G20 के मौके पर पूरी दुनिया से मेहमान यहाँ आए और हिंदुस्तान की सकाफत के रंगों से रूबरू हुए। G20 की मेज़बानी में सभी मेंबर मुल्कों के नुमाइंदों ने भारत की अजीम सकाफत के रंग देखे। यहाँ की मेहमान नवाजी का उन्होंने लुत्फ़ उठाया और इससे सरशार भी हुए। हिंदुस्तान की कसीरुल जहती सकाफत और उसकी रंगोली अपने आप में ऐसे रंग छुपाए हुए है कि जो भी उनसे रूबरू होता है उनमें खो जाता है। भारत की G20 की सदारत में मुनक्किद सकाफती कल्चरल ग्रुप की पहली मीटिंग का गवाह बना मध्य प्रदेश का खजुराहो। मध्य प्रदेश में 26 बेशकीमती धरोहरों और विरासत पर एक खास एग्जीबिशन भी लगाई गई। G20 के नुमाइंदों ने मध्य प्रदेश के आलमी शोहरत याफ्ता सियाहती मकामात का दौरा किया और वहाँ के खान पान और रक्स और मौसीकी का भरपूर लुत्फ उठाया। मध्य प्रदेश के बाद सकाफती ग्रुप की दूसरी मीटिंग 14 से 17 मई तक भुवनेश्वर, ओडिशा में मुनक्किद की गई, जिसमें पहली मीटिंग के काम को आगे बढ़ाया गया। यूनेस्को की आलमी विरासत कोणार्क सूर्य मंदिर और उदयगिरी गुफाओं के साथ ही मकामी रक्स जैसे सिंगारी, संबलपुरी, ओडिसी और गोटीपुआ का यहाँ पर नुमाइंदों ने भरपूर मजा लिया, लुत्फ उठाया और इसमें जैसे खोसे गए। कल्चरल वर्किंग ग्रुप की तीसरी मीटिंग हुई कर्नाटक के हम्पी में। हम्पी में योगा के साथ ही साथ नुमाइंदों ने भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी और ओडिसी रक्स का भरपूर लुत्फ उठाया। मुल्क की रूहानियत और सकाफत की नगरी माना जाने वाला वाराणसी 24 और 25 अगस्त को मेजबान बना 2 रोजा G20 मेंबर ममालिक की चौथी सकाफती मीटिंग का। इन सभी कल्चरल मीटिंग्स में भारत के लोक और सकाफती रंग नजर आए। यहाँ के फनकार, दस्तकार और नौजवान उभरती हुई सलाहियतों ने
भरपूर अंदाज से भारत की नुमाइंदगी की और मेजबानी के रंग यहाँ पर बिखेरे, जैसे एक नई जान डाल दी हमारी गंगा जमुनी तहजीब के रंगों में। साथ ही हर जगह तारीखी इमारतें, सकाफती माहौल और मजहबी इमारतों की खूबसूरती भी दिल को मोह रही थी। ये सकाफती नुमाइंदे कुदरत से भी रूबरू हुए और हिंदुस्तान के कई सियाहती मकामात का इन्होंने दौरा किया। जंगल सफारी, नेचर वॉक के जरिए हिंदुस्तान की एकता और अनेकता का भरपूर दर्शन हुआ। कल्चरल वर्किंग ग्रुप की मीटिंग के साथ साथ मुल्क भर में G20 की सकाफती मीटिंगें भी हुई हैं, जहां पर सकाफत को और भी ज्यादा फरोग देने पर गौर व ख्वास किया गया। और कुछ यही रंग झलके भारत मंडपम में, जो खास तौर से सजाया गया G20 समिट के लिए। वजीर आजम ने 26 जुलाई को इस कन्वेंशन सेंटर का इफ्तिताह किया, जो 2700 करोड़ की लागत से बना हुआ है और 127 एकड़ में फैला है। भारत मंडपम का नजारा हिंदुस्तान का जैसे पूरा रंग अपने अंदर समेटे हुए है और भारत की गौरवशाली सकाफत का अलंबरदार है। हिंदुस्तान की तारीख, यहाँ की रिवायतें, यहाँ की सकाफत, यहाँ की दास्तानें, ये सभी तो पेश कर रहा है। साथ ही साथ जदीद सहूलियात से भी लैस है, जिसमें बैनुल अक़वामी एग्जीबिशंस, ट्रेड फेयर्स और कॉन्फ्रेंस के लिए खास जगहों का इंतजाम किया गया है। G20 की मेजबानी न सिर्फ हिंदुस्तान की सकाफती विरासत का एक झरोका बन गई है, बल्कि हमारी तारीखी रिवायतों को भी आगे फरोग दे रही है। और आइए अब देखते हैं कि क्या खास रहा इस बार रंग तरंग में। कथक नृत्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपरा की वह नदी जो सदियों से भारत की कला यात्रा की साक्षी रही है। इस नृत्य परंपरा में अपनी साधना के रंग भरती हैं डॉक्टर नवीना जाफा। डॉक्टर नवीना जाफा न केवल सुप्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य गुरु हैं, बल्कि कला विदुषी, सांस्कृतिक इतिहासकार और लेखिका भी हैं। उनकी नृत्य कला प्रस्तुतियों में अपनी संस्कृति के प्रति गहन अनुराग, शोध और पूरी दुनिया में उसकी सुगंध फैलाने की ललक खूबसूरती से निखर कर सामने आती है। डॉक्टर नवीना जाफा ने गुरु शिष्य परंपरा में कला और इतिहास और भारत की सांस्कृतिक विरासत का अध्ययन किया है। डॉक्टर नवीना जाफा एक सांस्कृतिक साधक के रूप में तो भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने में योगदान देती ही रही हैं, लेकिन जब वे मंच पर एक कथक कलाकार के रूप में सामने आती हैं, तो उनकी नृत्य कला की गहराई देखकर हर कोई चकित रह जाता है। हाल ही में उनकी नृत्य कला से सजी एक नृत्य संध्या समावेश में स्वाधीनता नाम से देशमुख ऑडिटोरियम में आयोजित हुई। इस नृत्य संध्या में नृत्यांगना डॉक्टर नवीना जाफा ने अपनी नृत्य शैली, भावप्रवण अभिनय और श्रृंगार और प्रेम से सराबोर भाव भंगिमाओं से दर्शकों का दिल जीत लिया। इस प्रस्तुति के एक भाग में कृष्ण मनोहर बनवारी के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति थी, जिसमें कथक नृत्य के व्याकरण के साथ साथ डॉक्टर नवीना की प्रेम और जीवन की साधना की स्याही से लिखी हुई कहानी भी थी। चंदा और बादल का प्रेम भी था,
जिसमें अटखेलियां और सिंगार रस की सुगंध भरी हुई थी। इस नृत्य प्रस्तुति में डॉक्टर नवीना जाफा ने अपने गुरुओं को नमन भी किया। इस नृत्य प्रस्तुति के बाद डॉक्टर नवीना जाफा ने डीडी न्यूज की टीम से खास बातचीत की। हमारा प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है कथक, और आज हमारे साथ एक ऐसी कथक नृत्यांगना है जो एक बहुत खूबसूरत सोच को समेटकर उन्होंने नृत्य प्रस्तुति प्रस्तुत की है। आप हैं नवीना जाफा, जो कहीं ना कहीं इतिहास को नृत्य और संस्कृति के साथ जोड़कर एक अनुपम रूप अपने प्रोफेशन में देती आई हैं, और आज एक कथक नृत्यांगना के रूप में हमारे साथ हैं। नवीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, ममता जी। आपने ये जो समावेश में स्वाधीनता, ये एक टाइटल है आपके आज के डांस परफॉर्मेंस का, इसके पीछे क्या सोच निहित है? हर एक नारी कहीं ना कहीं पीड़ित रही है। वो शारीरिक रूप से निर्बल हो, मगर उसकी जो स्वाधीनता है वो उसकी मानसिक शक्ति है। हर एक नारी में वो कुंडलिनी जागृत है। तो आज मैंने 16वीं शताब्दी के 2 कवि का समावेश था, और उनको मैंने लेकर बिहारी और केशवदास को स्वाधीन पथिका एक वो नायिका है जिसको हर नायक उनको मजबूरी में सम्मान देना पड़ता है। तो ये उसका एक सेलिब्रेशन था, क्योंकि रोना पीटना तो चलता रहता है, पर आशा भी तो एक चीज़ है हर एक औरत में कि आप नहीं हारेंगी। यू विल नेवर से आई हैव लॉस्ट। आपको लगता है क्या कि कथक नृत्य चूंकि एक बहुत ही व्यापक नृत्य शैली है, कई तरीके की संवेदनाएं, भंगिमाएं इसमें आप जोड़कर काम करती हैं, आपकी इस भंगिमा में, आपकी इस प्रस्तुति में कहीं ना कहीं भाव भंगिमा का प्रधान था। आपने सोचकर इसको इस तरीके से डेवलप किया? जी, कथक एक उत्तर भारतीय केवल एक ही नृत्य है जो शास्त्रीय नृत्य उत्तर भारत का है, और इसमें लोग सदियों से आते जाते रहे हैं, हर एक तरीके के प्रभाव रहे हैं। उसका समावेश, उसकी जो भावना है कि एक गंगा की तरह उसमें कितनी सारी नदियाँ बन गई कि वो कथक बन गया, ये वो कहानी थी। तो चाहे वो भंगिमा ये हो, या हम मुकुट का हम करें इस तरीके से, या हम करें पेशवाज की गत जिसमें टेक्सटाइल्स को नृत्य में लेकर आ रही हूँ, या मैं रुखसार जिसको कपोल कहते हैं, एक बड़ा सुंदर कविता है कि ऐसे सुंदर कपोल ऐसा सुंदर रुखसार कि दोनों जो दाएं बाएं में सूरज चांद हैं वो शर्मा जाते हैं। क्या आपका अपना वास्तविक जीवन, जिसमें आप संस्कृति के साथ जुड़ती हैं, आप पर्यटन के साथ जुड़ती हैं, आप ऐतिहासिक स्थलों के साथ जुड़ती हैं, क्या कहीं आपका ये जीवन के छोटे बड़े अनुभव एक आपके अंदर छिपी कथक नृत्यांगना को ये व्यापक सोच देने में अहम भूमिका निभाते हैं? हाँ, तो जैसे एक कैलाश का मंदिर है एलोरा में, तो जब वहाँ पर मैं पहली बार गई तो वो देख ही लियो सारा जग देख ही लियो। तो भाई हम भी गए वहाँ पर, तो हमने भी आंगिकम भुवनम जो अभिनय दर्पण का वो है कि सभी चीज़ में शव तो शव रहेगा जब तक ई न जुड़ेगी, शिव बनेगा तब जब शक्ति जुड़ेगी। तो जब मैं पर्यटन में भी जाती हूँ तो उसको जोड़ती हूँ मैं, क्योंकि नृत्य तो एक यात्रा है, मुझे लगता है अनवरत जारी रहती है, आपके रियाज में भी जारी रहती है, और एक जैसे आपने आज बताया कि कई महीनों से आप इस प्रस्तुति के पीछे मेहनत कर रही थी, तो यहाँ से आगे अब एक नई सोच शुरू हो जाएगी एक नए पड़ाव के लिए। बिल्कुल। मैंने कुछ विजुअल आर्टिस्ट से बात करी है, कुछ टेक्सटाइल डिज़ाइनर से बात करी है, और कुछ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के लोगों से बात करी है, क्योंकि ये जो स्वाधीन पथिका है ये केवल भारत की नारी की पीड़ा नहीं है, ये पूरे विश्व की नारी की पीड़ा है।
तो मेरा ये है कि विजुअल आर्टिस्ट, पोएट्स, साहित्यकार, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट वगैरह ये लोग सब जो हैं, सब मिलकर नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया बट फ्रॉम आउटसाइड, आई विल बी इनवाइटिंग पीपल टू जॉइन मी फॉर अ मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट ऑन स्वाधीन पत्रिका। तो जाहिर है कि एक और नई सोच और नए कार्यक्रम की प्रस्तुति के लिए पहले ही विचार तैयार हो चुका है नवीना जाफा जी का, और हर कलाकार जब प्रस्तुति देता है तो उसमें अपनी आत्मा डाल देता है। वही हमें यहाँ की आज की इस प्रस्तुति में भी नजर आया। कैमरामैन रविंद्र के साथ ममता चोपड़ा, डीडी न्यूज़, दिल्ली। फूट चुकी हैं किरणें, सूरज ने की है भोर, कृष्णा को राधा ढूंढे वृंदावन में चारों ओर। कृष्ण भगवान राधा को तो प्यारे थे ही, लेकिन साथ ही साथ पूरे जग को वो बेहद प्यारे हैं। उनकी प्यारी सी मुस्कान, उनकी बांसुरी की सुरीली धुन और उनकी रास लीला, ये सारी चीज़ें जैसे मन को उनकी तरफ खींच लाती हैं। तो आइए हम और आप कृष्णा का जश्न मनाते हैं और एक बार फिर से कृष्ण लीला में खो जाते हैं। कृष्णा हिंदुस्तान की सरजमीन के शायद सबसे मकबूल देवता। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कृष्ण का जादू छाया हुआ है। कृष्ण लीलाओं को अपने अंदर समेटे हुए नाटक कृष्णा का दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में मंचन हुआ। कृष्ण 3000 साल पहले भारत की सरजमीन पर जन्मे थे, लेकिन विदुषी पद्मश्री दीपक शोभा सिंह की रहनुमाई में हजारों साल पुरानी कृष्ण की गाथा को इस ढंग से दोबारा जिंदा किया गया कि देखने वाले सहरज़दा हो गए। पद्मश्री दीपक शोभा सिंह के मुताबिक श्री कृष्ण की जिंदगी और उनका किरदार आज भी लोगों के लिए तरगीब है। उन्होंने जैसी जिंदगी जी, एक इंसान होकर भी एक ऐसा जीवन जीना किसी मामूली इंसान की बात नहीं है। उनकी सीख, उनकी हिकमत अमली और उनकी किसी के आगे सर ना झुकाने की अदा हमें आज भी सच्चाई की राह पर चलने को उकसाती है। इस डांस ड्रामे में कृष्ण लीला के हर रूप को एक बार फिर से साकार किया गया, चाहे फिर वो कान्हा का बचपन हो, उनकी मोहब्बत की दास्तानें हों, गोपियों के साथ उनकी अटखेलियां हों, या अर्जुन को फर्ज की राह आगे दिखाना और उस पे चलने का पैगाम देना। कृष्ण की जिंदगी से जुड़ी हर कहानी में फनकारों ने अपनी अदाकारी और अपने रक्स के रंग भरे। फनकारों ने कृष्ण के किरदार और उनकी जिंदगी के वाक़यात को बेहद जानदार अंदाज में लोगों के सामने पेश किया। कृष्णा इस ड्रामे को एक बेहद गैर मामूली तौर पर लोगों के सामने पेश किया गया। ख़ास तौर से हिदायतकारी, लिबास, मौसीकी और तकनीक का इस्तेमाल बड़ा ही मुतासरकुन रहा। हिंदुस्तान की सकाफत में, रिवायतों में, यहाँ की सरजमीन में, यहाँ की मिट्टी की महक में और फिज़ा में कृष्ण रचे बसे हैं, और ये नाटक अपने आप में उनको एक सलाम पेश कर रहा था और लोगों को जोड़ रहा था उस पैगाम से कि खुद जियो, औरों को भी जीने दो। रंग तरंग डीडी न्यूज़। मौत के सामने भी जो नहीं घबराता है, ऐसा बहादुर सितारों की, कायनात की चाल बदल जाता है। अभिमन्यु भी एक ऐसे योद्धा थे, एक ऐसे वीर बहादुर थे जिन्होंने ये जानते हुए भी कि वो चक्रव्यूह में
फंस सकते हैं और शायद उनके लिए उससे निकलना मुश्किल हो जाए, अपनी जान की बाजी लगा दी। अभिमन्यु की कहानी एक ऐसी कहानी है जो लोगों को तरकीब देती है, आगे बढ़ने का हौसला देती है, मुश्किलों से ऊपर उभरने का एक अज़्म इस कहानी में नज़र आता है। तो आइए अभिमन्यु की कहानी को एक बार फिर से दोहराते हैं आपके साथ। परंतु आप ये बताइए कि क्यों हम बार-बार अपने खो रहे हैं? क्योंकि वासुदेव रक्षित पांडवों के किसी भी सेनादल को धर्म युद्ध में विनाश करना सहज नहीं। जिंदगी का चक्रव्यूह जिसमें उलझना तो आसान है लेकिन निकलना निहायत मुश्किल। महाभारत का एक ऐसा ही किरदार है जो हमें जिंदगी की इसी जद्दोजहद से जूझने की कहानी सुनाता है, बल्कि उसने ये कहानी जी है। इस किरदार ने अपनी माँ से ही इस चक्रव्यूह में घुसना तो सीख लिया था, लेकिन उससे निकलने की सीख उसे नहीं मिल पाई थी। लेकिन फिर भी अच्छाई की जीत के लिए, फतेह और कामयाबी के लिए उसने हार नहीं मानी और मौत को अपने रूबरू देखते हुए भी अपने कदम आगे बढ़ा दिए। हौसले के साथ, हिम्मत के साथ सामना किया जिंदगी की इन उलझनों का, इस चक्रव्यूह का। संग्राम में ना मिला तो सब संसार में मेरा उपहास होगा। कौरवों के साथ जंग में यह किरदार बिल्कुल भी डरा नहीं, बल्कि डटा रहा। अभिमन्यु की जिंदगी पर मबनी एक नाटक हाल ही में राजधानी दिल्ली में पेश किया गया। माता सुनते सुनते सो गई, तब से मुझे चक्रव्यूह भेद कर उसमें प्रवेश करना आता है दासी। अभिमन्यु की मौत कौरवों के झूठ और उनके धोखे की वजह से हुई थी, लेकिन जैसी शोहरत अभिमन्यु की सच्चाई को मिली, जैसा बहादुर जंगजू अभिमन्यु को आज तक माना जाता है, शायद ऐसी शोहरत और कामयाबी किसी जंगजू को आज तक नहीं मिल पाई है। पर है कि अभिमन्यु ऊपर जाता है बट उसे बाहर निकलना नहीं आता, तो उसकी जो दुर्योधन, दुशासन वगैरह मिलके हैं उसे मार देते हैं। फिर अर्जुन प्रतिज्ञा करता है कि एक ही दिन में मैं जयद्रथ का वध करूंगा, वरना वो भी प्राण त्यागन करेगा। तो कृष्ण कैसे थोड़ी लीला रचते हैं और अर्जुन की प्रतिज्ञा को सफल बनाते हैं। अभिमन्यु आखिर दम तक कौरवों से लड़ते रहे। ये लड़ाई थी सच के लिए, ये लड़ाई थी हौसले की, ये लड़ाई थी कभी ना हार मानने की। अभिमन्यु के इसी किरदार को अदाकार ने अपनी दमदार अदाकारी से पूरी तरह जिंदा कर दिया। सभी फनकारों की बेहतरीन अदाकारी ने लोगों को एक बार फिर से उसी दौर में पहुंचा दिया। यूं तो रंग अपने आप में बेहद खूबसूरत होते हैं और हर रंग कुछ कहता है। कभी लाल रंग को देखिए, कैसे उछल उछल कर जोश और जज्बे की कहानी आपको सुनाता है, तो कभी नीला रंग समुद्र की गहराइयों से निकलकर आपको बुलाता है, शांति की तरफ, अमन की तरफ, सुकून की तरफ। लेकिन जब ये रंग आपस में मिल जाते हैं तो इन रंगों से कुछ नया ही वजूद में आ जाता है और कैनवस पर एक नई दास्तान रक़्म हो जाती है। तो आइए आपको बहुत से फनकारों के कुछ फनपारों से रूशनास कराते हैं। दिल्ली की ललित कला अकेडमी में गुज़िश्ता दिनों मुल्क भर के 63 फनकारों की एक खास आर्ट एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया। रूहानियत और कुदरत से जुड़ी हुई बहुत सी चीजों को इस आर्ट एग्जीबिशन में बड़े ही खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया। इस आर्ट एग्जीबिशन में मुल्क भर के जाने माने फनकारों ने अपने अपने फनकारी पेश किए। इनमें से ही एक थे किरण शेरखाने। कर्नाटक के हुबली के रहने वाले किरण शेरखाने ने अपनी माजूरी को अपनी जिंदगी की दास्तान नहीं बनाया, बल्कि अपने फन को इजहार का जरिया दिया और इसी फन के जरिए उन्होंने जिंदगी की राह को बुलंदी और कामयाबी की एक कहानी में बदल दिया। कुदरत को सजाना, सजोना, शायद यही कह रहे हैं उनके कैनवस।
हमने किरण शेरखाने से एक छोटी सी मुलाकात की। हमारे साथ हैं कर्नाटक के किरण शेरखाने। बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज़ पे किरण जी। किरण जी, बहुत बहुत आपको बधाई। इस कला प्रदर्शनी में आपकी जो कलाकृति शामिल की गई है उसके बारे में कुछ बताइए, उसमें क्या खास है? मेरे पेंटिंग का शीर्षक है दी एलिमेंट्स ऑफ द लाइफ बोल के। इसका साइज है 3 फीट बाय 5 फीट का साइज है और मैं एक्रिलिक और कैनवस और चारकोल में काम किया हूँ। इसमें जो पंच तत्व का सब्जेक्ट के ऊपर मेरा ही एक ओन शैली का एक रूप लेके पेंटिंग बना। किरण, आप बड़े बड़े कैनवस पे चित्र बनाते हैं। जो अभी आपकी कलाकृति है वो भी 3 फीट के कैनवस पे आपने बनाई। अच्छा, तो उसमें क्या आपको कोई चुनौती का सामना करना पड़ता है? क्या आप किसी तरीके की मदद लेते हैं? एक्चुअली करने टाइम थोड़ा कुछ तकलीफें आती है। तब कैनवास घुमाना पड़ता है, ऐसा लंबा खड़ाना पड़ता है। तब मेरा मम्मी ने हेल्प करते हैं कैनवास घुमाने का, ऐसा एडजस्टेबल करने का, क्योंकि बड़ा साइज रहता है, वेट रहता है ना मैडम, इसलिए। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वही वादा यानी निभा का, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। लेकिन जनाब, हमें निभा के सारे वादे याद है, क्योंकि अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर अपना वादा निभाने आएंगे आपके साथ। आप अपना वादा ज़रूर निभाइए और हमसे मिलना मत भूलिएगा। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते तक फिर मिलेंगे आपसे रंग तरंग में। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान। जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में प्रतिदिन शाम 5:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। वाह क्या टेस्ट है, चटोरे की कटोरे में क्या टेस्ट है। इतने सारे डिश का अपना टेस्ट है और हर डिश एक नंबर सर्वश्रेष्ठ है। दिल्ली राजधानियाँ चलती भिन्न प्रकार की रीति, खाने में कहानी कितनी उप संस्कृति। दिखे जलेबी उप्स ये इमरती, खाने में प्रभाव है खूब इतने मल्टी। पानी पूरी कहूँ या कहूँ मैं गोलगप्पे, अगर वड़ा देसी डोनट तो क्या इडली है। कपकेक कद्दू नोक जोक ये सीरियस है सब्जी। पाव भाजी तीखी तो मीठी है लस्सी। जो चाहो मैं खाओ, बड़े चाव से खाओ, चाहे मैं चाव में चबाओ या मैं खाओ कम पाओ। इसमें वड़ा न गुसेरो चॉपस्टिक्स तो लाओ, दाल रोटी तुपा मोमो सब खिलाओ। क्योंकि वाह क्या टेस्ट है, चटोरे की कटोरे में क्या टेस्ट है। इतने सारे डिश का अपना टेस्ट है और हर डिश एक नंबर सर्वश्रेष्ठ है। वाह क्या टेस्ट है, सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। देखिए योग और फिटनेस शिल्पा शेट्टी के साथ प्रतिदिन सुबह 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।
हमें कुछ करना होगा। बात दरअसल आपका गौरी बोल्टन का जुल्म है। छोड़ दे लड़की को। जब तक है जान तब तक मैं मातृभूमि के लिए लड़ती रहूंगी। देखिए वीर गोश्री की तलवार प्रतिदिन शाम 4:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।